स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस होता क्या है ये चीजें हमने देखी थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या था वो लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग कंटिन्यूअस देखते आ रहे हैं कि जो एक हाइपोथेटिकल कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब किसी एक कंपाउंड को आप एक स्ट्रक्चर से ना रिप्रेजेंट कर पाए तो उनकी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं और उन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हो। जिन स्पीसीज से मिलकर वो हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है उनको आप 3-4 नाम देते हो। कभी कभी आप उनको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोलते हो, कभी कभी आप उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हो, कभी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हो, और इन केस ऑफ बेंजीन उनको आप कैकुले स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कि इंपैक्ट क्या पड़ता है रेजोनेंस होने से। एनर्जी सिस्टम की रिलीज हो जाती है और सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। क्या खाली यही चीज है या इसके अलावा भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हमने देखेंगे। तो आपको मैं अभी बता देता हूं आज के लेक्चर का कंक्लूजन या समरी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं आती है, इवन हमारे प्रोडक्ट बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या आप जो एक्सपेक्ट करके चल रहे होंगे कि ऐसा बनेगा वो पूरा रिवर्स हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस क्या है वही बताया था कि डिस्पर्जन ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक दूसरी जगह से ट्रांसफर होना, वही होता है। लेकिन इन रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड नेवर बी फॉर्म और ब्रोकन। इसका बेस्ट एग्जांपल लिया था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। वो टॉटोमेरिज्म है, वहां पे पाई बॉन्ड का ब्रेक तो होता है लेकिन सिग्मा बॉन्ड की भी फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज व्हाई वहां पे उसको रेजोनेंस नहीं कहते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। सिग्मा बॉन्ड का टूटना या सिग्मा बॉन्ड का बनना हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन पाई बॉन्ड का टूटना और पाई बॉन्ड का दूसरी जगह बन जाना वो रेजोनेंस होता है। ये याद रखिएगा। तो हमने सबसे पहली बात करनी है आज स्टेबिलिटी की। चलिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, कोई जरूरी नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस से कैसे इंपैक्ट आता है। रेजोनेंस जैसे ही होता है उसकी वजह से जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी एक एटम पे प्लेस ना होकर या लोकलाइज ना होकर डिस्पर्स हो जाती है अलग अलग जगहों पे। और मैंने हर बार आपको 4-5 पॉइंट पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ानी है, उसमें भी बोल रखा है। जीओसी तब से पढ़ा रहा हूं, तब से हर बार बोलता हूं क्या 4-5 लाइनों में से कि जहां भी अट्रैक्शन होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। यूनिवर्स में कहीं भी 2 चीजों के बीच में अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब भी कभी किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, ये बताया था। और क्या बोला था कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, ये हमने पढ़ा था। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। साथ ही साथ में रेजोनेंस एनर्जी क्या है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, जैसे एक और पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी चार्ज स्पीसीज मूव करती है, चलती है, तो उसके चलने से, मूव करने से क्या होता है हमको देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूव करने से वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक छोटी सी चीज कि एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और फिर वही चीज कि किसी भी चीज से एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ रेजोनेंस सिस्टम स्टेबलाइज होता है। क्या ये हमेशा होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो सिंपल सी चीज है, जब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती थी, रेजोनेंस एनर्जी का दूसरा नाम क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेजोनेंस एनर्जी का दूसरा नाम है डीलोकलाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ही तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को ही तो नाम आपने दिया है रेजोनेंस एनर्जी। दैट इज व्हाई रेजोनेंस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन एनर्जी। स्टेबिलिटी का क्या फैक्टर है? द ए रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर आप इसकी बात करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड और एक्चुअल मॉलिक्यूल, अगर आप बेंजीन की बात करते हो तो एक ये स्ट्रक्चर देखते हो
आप अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ करते हो, या इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म कौन सी होती है, ये होती है, जिनको आप कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हो, साइंटिस्ट कैकुले के नाम पे दिया है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है, जो कि ये होता है। क्यों मैं कह रहा हूं ये एक्चुअल होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड लेंथ, वो भी अभी पढ़ेंगे, बट ऐसे बॉन्ड लेंथ से प्रूफ होता है, अभी मैं बताऊंगा। बट ये वाली ना ये एग्जिस्ट करती ना ये वाली एग्जिस्ट करती है, बल्कि इन दोनों का कंबाइंड हमारा ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जिसको आप एक्चुअल मॉलिक्यूल बोलते हो या रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, इन्हीं को आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो, इन्हीं को आप क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो। और बेंजीन के केस में एक और नाम ज्यादा हो जाता है, जिन्हें कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट कैकुले ने ये हमको दिया था, तो उसके बिहाफ पे, क्योंकि इनके एक दो और हमारे होते हैं स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर ऐसे ये वाले, ठीक है, ये वाला ऐसे 1 और 2 सिमिलरली, और यहां पे 3, ये 3 डेवार, हमारे डेवार साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। ये डेवार स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले कैकुले स्ट्रक्चर है, जो कि 99% हम इन्हीं स्ट्रक्चर से डील कर रहे होते हैं। द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। जो स्टेबिलिटी आ रही है वो रेजोनेंस एनर्जी के टर्म्स में हम देखेंगे। हम कहेंगे सर कैसे देखेंगे, सिंपल सा चीज है कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई चार्ज पार्टिकल है इसी तरह खड़ा है, वो मूव किया, मैं मूव किया, तो मेरी एनर्जी रिलीज हुई। दैट इज वाई सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन है कोई, या कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो मूव किया तो उसने एनर्जी रिलीज की होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। वो रेजोनेंस एनर्जी जितनी रिलीज हुई, तो मेरे बॉडी से एनर्जी निकली, तो मेरी एनर्जी तो कम हो गई, मेरी एनर्जी कम हो गई तो मैं स्टेबल हो गया। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिलोकलाइजेशन का, तो जितना ज्यादा डिलोकलाइज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए हर बार मैं रिपीट करता हूं कि आप जितनी भी एनर्जी, जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज पढ़ते हैं, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी हो, उनकी एनर्जी बढ़ने से सिस्टम में क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आती है। कभी भी कोई एनर्जी किसी सिस्टम में बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, या वो सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। बट रेजोनेंस एनर्जी एक ऐसी है जिसको जितना ज्यादा बढ़ाओगे सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपको पता है, जो हम बात करते हैं कि एनर्जी ड्यू टू द मोशन, मोशन में रहने की वजह से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी है। आपने 100 की मतलब काइनेटिक एनर्जी है, तो ठीक थोड़ा मोशन कर रहा है, उसको 1000 पे पहुंचा दीजिए तो वो और ज्यादा तेज से मोशन हो रहा होगा वहां पे, इसलिए हो रहा होगा। तो वहां पे क्या हुआ, देखिए एक्टिवेशन बढ़ रहा है। लेकिन जैसे बात करते हो रेजोनेंस एनर्जी की ना, तो किसी की अगर 10 जूल है, मान लीजिए 10 किलो कैलोरी पर मोल है, या 10 किलो जूल पर मोल हमारी रेजोनेंस एनर्जी है, एक 10 है और दूसरे वाले में 100 है, तो क्या देखने को मिलेगा, जिसमें 100 है उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी रिजल्ट ही है कि इन्वायरमेंट में कितनी एनर्जी रिलीज हो गई ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। इसीलिए हम बोलते हैं बेंजीन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी आपको रटी होनी चाहिए जबान पे, 36 किलो कैलोरी पर मोल है, और अगर उसको किलो जूल पर मोल्स में बोलना है तो वो 151 के अराउंड हमारी किलो जूल पर मोल में होती। किलो कैलोरी में 36 किलो कैलोरी पर मोल देखने को मिलती है। इन अदर वर्ड्स, द लार्जर द रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल द कंपाउंड। यही मैं बोल रहा हूं और इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा हूं, फिर भी इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, बिकॉज क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कोई भी एनर्जी हो बढ़ती है तो उससे अनस्टेबिलिटी आती है सिस्टम में, बट रेजोनेंस एनर्जी के बढ़ने से सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। यहां पे लिख भी दिया है। फिर क्या है, बोथ बेंजीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन कंटेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए बेंजीन इज 151 किलो जूल पर मोल, which is higher, much higher than that of a 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल है। वाई, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन आपके सामने मैं अभी ड्रॉ करता हूं। देखिए, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। ये किसका डायग्राम बना दिया है मैंने, शायद ये आपको गेस हो गया होगा। यहां पे हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। सारे कार्बन के बॉन्ड एक हाइड्रोजन होगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो ये क्या है, ये हमको देखने को मिला। अब यहां पे आपको पता है ये क्या है, इसको अगर आप बेंजीन का केस है, इसी के
3 फॉर्म बना लेते क्योंकि यही काम आएंगे अभी। 1 2 और ये रहा 3। अब देखिए यहां पे क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये पाई बॉन्ड बन गया, इसके साथ इसका पाई बॉन्ड बन गया, तो ये कैकुले का स्ट्रक्चर 1 हो गया। दूसरी बार क्या है कि यहां पे इस बार इसमें बॉन्डिंग हो गई हो अल्टरनेट पोजीशन पे, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और हमें पता है इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेट पोजीशन को कुछ ऐसे, और लोअर ऑर्बिटल्स को कुछ ऐसे। मतलब ऊपर वाला जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो ऊपर देखने को मिलेगा और नीचे वाला नीचे देखने को मिलेगा। ये लीजिए कुछ ये आपके सामने मैंने ऑर्बिटल्स बना दी हैं। ये आपको अब यहां से क्या कंक्लूजन है, देखिए जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है कितने एटम्स पे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे हो रहा है। यहां पे भी 6 कार्बन पे हो रहा है। क्या 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर हम बात करें, क्या वहां पे 6 कार्बन पे होगा? तो आप कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे पता है 1,3-ब्यूटाडाइन का जो केस है उसमें टोटल ही सिर्फ 4 कार्बन है। अगर इस जगह देखें आप, ये लीजिए यहां पे देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये होता है। अगर आप इसी को सही से रिप्रेजेंट करना चाहें, या अगर मान लो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाना चाहते हैं, तो CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और इन सब के ऊपर आप p ऑर्बिटल की प्रेजेंस दिखाएंगे। यहां पे p ऑर्बिटल की प्रेजेंस है, ये लीजिए। अब इसमें एक बार तो कंडीशन क्या होगी, जैसे बेंजीन में है अल्टरेशन हुई है, मतलब यहां पे पहले 1 और 2 पे देखा गया, फिर 2 और 3 पे डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहां पे भी होगा। यहां पे भी क्या होगा, पहले इसको कॉपी कर लेते क्योंकि 3 बार बनाना पड़ेगा इसे, और इसी सेम स्ट्रक्चर को हम रिपीट करेंगे। अभी सिर्फ बताना है कि कैसे स्टेबिलिटी आती है, ये दिखाना है आपको। इस केस में, पहले केस में आपको पता है 1,3-ब्यूटाडाइन का पहला बॉन्ड बनेगा इसके साथ, और इसका यहां पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस वाले में यहां पे पाई पॉजिटिव आ गया, यहां पे पॉजिटिव, यहां निगेटिव, इसमें यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी 3, और ये ऊपर वाले भी। अब देखिए होगा क्या, इसमें ये बोल रहा है कि इसकी जो रेजोनेंस की एनर्जी आती वो है सिर्फ और सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल। बट इन केस ऑफ बेंजीन ये हमें कितनी देखने को मिल रही है, ये 151 किलो जूल पर मोल मिल रही है। रीजन क्या है, देखिए अब यहां पे जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे, दूसरे से तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, फॉर रेजोनेंस, यहां जब रेजोनेंस जिस हो रहा है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहां पे सिर्फ, और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज स्पीसीज आ गई। थोड़ी देर पहले ही कहते 5-6 पॉइंट याद रखिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर जगह काम आएगा। जहां भी चार्ज स्पीसीज आती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। तो ये पहली बात तो अनस्टेबल हो रहा है। वहीं बेंजीन में देखो रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं देखने को मिल रही है, कोई भी चार्ज की प्रेजेंस नहीं देखने को मिल रही। मतलब जो हमारी स्ट्रक्चर फर्स्ट है एज वेल एज स्ट्रक्चर सेकंड है, दोनों ही न्यूट्रल हैं, दोनों ही स्टेबल हैं। दैट इज व्हाई उससे बनने वाली जो हाइपोथेटिकल हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे बनने वाली जो हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हाईली स्टेबल होती है, और इसकी एनर्जी हमारी 151 किलो जूल पर मोल देखने को मिल रही है। वाइल इन केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन ये हमें सिर्फ और सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल के आसपास देखने को मिल रही है। तो सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये हुआ क्यों है, चाहे एक आप चार्जेस के बिहार से समझ लीजिए या इसका दूसरा भी आप समझ लीजिए कि यहां पे जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, एक पाई इलेक्ट्रॉन का, एक पाई बॉन्ड का जो डिलोकलाइजेशन है वो सारे के सारे 6 कार्बन पे हो रहा है, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज भी एक और अच्छी चीज क्या है, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से चला, यहां गया, यहां से गया, यहां से यहां, फिर ये साइकिल
साइकिल की फॉर्म में चला, मतलब एक डायरेक्शन में ही जाएगा, वापस आने की जरूरत नहीं है, गोल 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 घूमता रहेगा इन फॉर्म ऑफ सर्कल। इसीलिए बेंजीन के रिंग के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, यहां पे फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आगे तो मूव कर गई जैसे ही यहां पे आई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको रिवर्स बैक आना पड़ेगा। जैसे ही रिवर्स बैक आएगा सॉरी, ठीक है, जैसे ही रिवर्स बैक आएगा तो ये स्टेज बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं इसको एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कभी आगे गया कभी पीछे आया, कभी आगे गया कभी पीछे, मतलब रिपीट करना पड़ रहा है। यहां साइक्लिक फॉर्म में सारा देखने को मिल रहा है। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन 151.5 या 151 किलो जूल पर मोल होती है, वाइल इन केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन 12.5 किलो जूल पर मोल देखने को मिलती है। ये ऑलरेडी मैंने यहां पे डिस्कस किया है। इन कंट्रा एज ए रिजल्ट बेंजीन इज मच मोर स्टेबल, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन के मोशन से निकलने वाली एनर्जी जो होगी वो हमारी रेजोनेंस एनर्जी होगी। एनर्जी रिलीज हो गई तो सिस्टम स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो वही स्टेबल है। इसीलिए बेंजीन ने ज्यादा रिलीज की तो ज्यादा स्टेबल कितनी रिलीज की, 151। 1,3 ब्यूटाडाइन ने कितनी की, 12.5 की। सॉरी, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, मैं बोल रहा हूं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। कहेंगे सर कैसे है, आपने पढ़ा होगा KMnO4। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट से जब आप रिएक्शन करने जाते हैं, जैसे ही देखोगे तो उसमें बेंजीन जो है ना, उसमें KMnO4 की रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है। जनरल मतलब आप रूम टेम्परेचर पे लो बेंजीन और KMnO4 लिया, KMnO4 लिया, उसमें डाला, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद कंडीशन ड्रास्टिक कर दीजिए। कंडीशन ड्रास्टिक करने का क्या मतलब है सर, उसमें टेम्परेचर हाई कर दीजिए, प्रेशर भी हाई कर दीजिए। कहने का मतलब ये होती है कंडीशन ड्रास्टिक करना, रिएक्शन की कंडीशन को बढ़ा देना, वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रेशर भी बढ़ा दीजिए, हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं। उसके बावजूद भी बेंजीन और KMnO4 रिएक्शन करते नहीं दिखते हैं। क्यों, क्योंकि बेंजीन कहता आई एम स्टेबल, वो स्टेबल है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। कैसे, जैसे हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए वो जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। अब कहेंगे सर कुछ तो करती हैं, XeF2 XeF6 ये सब बनते हैं, हाँ बनते हैं, वो सारी वही चीजें हैं, ड्रास्टिक कंडीशन है, एक तरह से जबरदस्ती हम उसकी रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल केस में रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं। सिमिलरली यहां पे भी है, KMnO4 बेंजीन की रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। बट जो 1,3 ब्यूटाडाइन है वो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि बेंजीन की तो रेजोनेंस एनर्जी 151 किलो जूल पर मोल है, बट 1,3 ब्यूटाडाइन की कितनी, 12.5, सिर्फ इतनी कम है। इसका मतलब ये तो अनस्टेबल है, ये तो रिएक्टिव है कि कोई भी आएगा रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए जब KMnO4 आता है उसका इजीली ऑक्सीडेशन कर देता है, किसका, हमारी रिंग का। इसीलिए, और आपको पता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमारे 1,3 ब्यूटाडाइन को ऑक्सीडाइज कर देगा, बट बेंजीन को नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। ये भी प्रूफ करता है कि बेंजीन हमारा कैसे स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। और किसकी वजह से है, रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी, या कह लीजिए ज्यादा डिलोकलाइजेशन मिलता है बेंजीन में। चलिए पढ़ रहे थे, रेजोनेंस एनर्जी हो गई, स्टेबिलिटी देख लिया। अब बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ अगर आपको याद हो तो हर बार हम लोग रिपीट करते हैं जब भी रेजोनेंस की बात आती है। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर जो अभी पीछे दिखाया था। अब हमें पता है केकुले स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है कि चाहे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट हो चाहे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड हो, लेकिन दोनों में ही हमारे 3 सिंगल बॉन्ड हैं। ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, और यहां पे इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनती है, जो एक्चुअल में होती है, वो ये है, ये स्ट्रक्चर 3rd है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे देखिए 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। इसमें भी 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। कौन कौन से हैं वो अलग बात है, लेकिन 3 सिंगल 3 अलग बॉन्ड, 3 सिंगल 3 डबल बॉन्ड है। तो यहां पे C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की होती है 134 पिकोमीटर, और
बेंजीन के जो होते हैं, बेंजीन का यहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये यहां पे लिख लीजिएगा बेंजीन। बेंजीन के कार्बन की कितनी होती है? वो होती है 139 पिकोमीटर। मतलब ना ही सिंगल बॉन्ड ना ही डबल बॉन्ड, ये कई बार बता चुका हूं, इससे ये प्रूफ होता है। अब ये इससे क्या प्रूफ कराना चाह रहे हैं? आज हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि रेजोनेंस होने की वजह से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कंपाउंड में। पहली चीज तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है, वो प्रूफ करके दिखा दिया। बेंजीन हाईली स्टेबल होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता इन विद द हेल्प ऑफ केमेनोफोर, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। वहीं 1,3 ब्यूटाडाइन जिसमें थोड़ा सा खाली रेजोनेंस होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा आज का बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए या तो डबल बॉन्ड होनी चाहिए, दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन ना ही ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती ना ही ये वाली एग्जिस्ट करती है। इन दोनों का मिक्सचर ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिसमें बॉन्ड लेंथ ना ही सिंगल की होती ना ही डबल की होती है, सारों की सारी की मिला के एक ही होती है, दैट इज 139 पिकोमीटर। और अगर बेटर वर्ड्स में बोलिए, इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड, मतलब ना ही प्योर सिंगल ना ही प्योर डबल, उनके बीच में। इससे यह प्रूफ होता है कि जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली सारे इलेक्ट्रॉन्स में मतलब सारे कार्बन्स पे घूम रहे हैं। ये मैंने जो डायग्राम बनाया था देख लीजिए बेंजीन का। ठीक है, चलिए अब रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फील्ड इफेक्ट पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। वहां पे मैंने आपको समझाया भी था, फील्ड इफेक्ट हो या हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हो या इंडक्टिव इफेक्ट हो, इनके बीच में सारे डिफाइन किए थे। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में आपको डिफाइन किया था सारी चीजें, लेकिन आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का बेसिक फंडा है, इंडक्टिव इफेक्ट बात करता है सिर्फ थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जो पावरफुल है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। जैसे HCl में है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, हाइड्रोजन की 2.1 है, लेकिन अगर वहां क्लोरीन की देखोगे तो 3 के अराउंड है। क्या करेगा? मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहले तो बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैपिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन किस लिए कर रहा है? उसका डबलेट कंप्लीट है, ओके हो गया। लेकिन उसके बाद कार्बन ने, मतलब जो क्लोरीन है, उसने अपनी पावर दिखाई। पावर क्या? मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया। दैट इज व्हाई क्लोरीन कंटेन डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन कंटेन डेल्टा पॉजिटिव। कहेंगे सर ये डेल्टा क्यों बोल रहे हैं? डेल्टा मतलब होता है पार्शियल। अगर आप कंप्लीट शिफ्ट कर दोगे तो वो पार्शियल पॉजिटिव ना होके कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड में, NaCl में देखते हो, सोडियम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में, Cl पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl नेगेटिव में जाता है। बट इन केस ऑफ HCl सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता थोड़ा सा, इसीलिए डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बनते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनते। पहली चीज। और वहां पे जो भी डील होता है इंडक्टिव में, सब कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें पाई बॉन्ड नहीं होता है, या कह लो सारे के सारे बॉन्ड हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। बट रेजोनेंस की कंडीशन ही हमारी क्या थी? पहली ही कंडीशन की प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल कहीं प्रेजेंट होगा, दैट मींस वहां पे एक ना एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट ही होगा। और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, या दूसरे वर्ड्स में कह लीजिए कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमको देखने को मिलेगा। अब ये क्या है? रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। वी हैव सीन अबाउट द रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ ए पाई एंड Nb इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कहेंगे सर ये Nb क्या है? ये वही है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन जैसे अपना डोनेट करता है, एग्जांपल दिया था ना ये वाला, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ये कार्बोकटायन बना हुआ है, इसके बगल में मान लीजिए कोई यहां पे OH ग्रुप लगा है, तो यहां इसके ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसको डोनेट कर देते हैं। ये समझाया था, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते, कहते हैं मेरे पास एक्सेस में है, आप रख लो, आप रख लो। तो यहां पे इसके पास जो इसकी वैकेंसी वो कम हो जाती है और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एज अ रिजल्ट दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर्स लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर क्रिएटेड इन सच मॉलिक्यूल विच इन फैक्ट टर्न अफेक्ट देयर रिएक्टिविटी। अगर आप बात करोगे ट्रांसफर करने की, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, दूसरी जगह बढ़ जाएगी, इसकी वजह से वहां पे गैप आ जाएगा, गैप आएगा तो रिएक्टिविटी
चेंज होगी, ये बात करेंगे। साथ ही साथ द जनरेशन ऑफ ए सेंटर्स ऑफ ए लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एज ए रिजल्ट ऑफ फेनोमेना ऑफ ए रेजोनेंस, या उसी को ही आप बोलते हो मेसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस इफेक्ट। कहना क्या चाहते हैं, देखिए ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब हमको तो पता है यहां पे क्या है, क्या यहां पे आपको कोई पोलैरिटी देखने को मिल रही, मतलब यहां कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है? मैं कहूंगा नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे वाले p ऑर्बिटल में शिफ्ट की और आगे वाली और आगे चली गई, तो क्या देखने को मिलेगा? रिजल्टेंट स्पीसीज यहां से क्या देखने को मिलेगी? यहां पे देखने को मिलेगी CH2, और इसमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और CH और यहां पे भी CH, और इनके बीच में तो पाई बॉन्ड बन गया, और आगे जो CH2 है इसके पाई में p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो खुद का एक दूसरे का या निगेटिव, तो क्या हुआ? निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस यहां चार्ज सेपरेशन आ गया, चार्ज सेपरेशन आ गया, तो उसकी वजह से क्या, चाहे ये वाली स्ट्रक्चर देख लो या इसका अल्टरनेट देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो, जहां पे आपको CH2 और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन देखने को लेंगे, दैट मींस निगेटिव CH CH और CH2। ये वाला तो वैकेंट रहेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां पे ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस होने की वजह से क्या आ रहा है, लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर से जनरेट हो रहे हैं। लो का कहने का मतलब है कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह से रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? सोचो, यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल डालता, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। इसको इस पे अटैक करोगे तो रिएक्शन होगी, लेकिन स्लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आएगा, बॉन्ड तोड़ेगा, मेहनत करके अपनी रिएक्शन करा रहा है। बट अगर आप ये रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर्स देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है, इसमें कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कहां जाएगा? जहां पे थोड़ी बहुत गरीबी है। ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां डोनेट करेगा? जिसके पास कुछ कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम मतलब कार्बोकटायन वाले पे जाएगा, और इसकी रिएक्शन यहां फटाक से देखने को मिल जाएगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है मतलब वो खुद गरीब है, तो किसके पास जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। ये खुद ही गरीब है, तो इसी कार्बोकटायन के पास इस बार थोड़ी जाएगा। कार्बोकटायन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो खुद कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दो तो मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी होगी। ये किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। दैट मींस ये न्यूक्लियोफाइल मतलब यहां पे कार्बन आयन के पास रिएक्शन करने जाएगा, और इसको भी बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस पे जाएगा तो यहां बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तब रिएक्शन होगी, पॉजिटिव निगेटिव सेंटर बनेगा। तो यही कहने का मतलब है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो उनमें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर जनरेट होते हैं। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर को कार्बोकटायन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर को कार्बन आयन बोलोगे, और उन पे रिएक्शन करना आसान होगा। ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज को, शायद आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब ये आएगा, इसका टाइप क्या होता है, मतलब हमने ये तो देख लिया। अब टाइप की बात करेंगे, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। चलिए बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिज्म इफेक्ट के। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते थे, वहां प्लस आई माइनस आई पढ़े थे, प्लस ई माइनस ई इफेक्ट पढ़े थे। सिमिलरली मेसोमेरिज्म या रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर और प्लस एम या माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट बोल दोगे। दोनों मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस एक ही चीज है, ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको ये देखने को मिलेगा। क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट adjacent to a multiple bond, resonance और mesomerism are two type। अब जहां पे अनसैचुरेशन है, बार बार बताता हूं, अनसैचुरेशन चाहे डबल बॉन्ड हो उसको भी बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो उसको भी बोलेंगे, बस एक पाई एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। 2 हो जाए तो और अच्छी चीज है। तो ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहला क्या है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्लस आर इफेक्ट, सॉरी माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। यहां माइनस लगा लीजिए,
ये माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम का क्या है, याद करिए इंडक्टिव इफेक्ट मैंने क्या बताया था, माइनस आई इफेक्ट क्या है, निगेटिव चीज है, निगेटिव से सोचते ही आपको समझ लेना चाहिए, ये खाली किसी से कुछ लेना जानता है, देना नहीं। जैसे माइनस आई इफेक्ट में हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को बताया था माइनस आई ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, दूसरों से लेना जानते हैं, खींचना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, तो वो क्या है, निगेटिव लोग हैं। उसी तरह माइनस आर इफेक्ट क्या होगा, जो किसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले अपनी तरफ, वो माइनस आई की तरफ, माइनस आर की तरफ या माइनस एम की तरह एक्ट करेंगे। और अच्छे से बताना है प्लस एम, तो प्लस एम याद करिए, प्लस आई वाले में क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन देना सीखे हैं, लाइफ में अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले लोग जो होते हैं उनको हम पॉजिटिव से ही बोलते हैं, कुछ देना जानते हैं दूसरों को, तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट से उनको डिनोट किए थे। सिमिलरली यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देंगे वो प्लस एम होंगे या प्लस आर उनको बोल लोगे, जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेंगे, ले लेंगे, तो उन्हें माइनस एम या माइनस आर बोल दोगे। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके सामने कुछ ग्रुप हैं, कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड है, सीएन है, ये NO2 ग्रुप है जो कि बहुत हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बहुत ताकत लगा के, मतलब याद करिए जब इंडक्टिव बताए थे कि खींचने, माइनस में खींचने वालों की भी अलग अलग पावर है, कुछ तो जबरदस्ती खींच लेते हैं, कुछ है थोड़ा बहुत मांग के लेते हैं। उसी तरह यहां माइनस एम या माइनस आर में भी देखना पड़ेगा कि कुछ की जो खींचने की पावर है बहुत ही ज्यादा है और किसी किसी की थोड़ी कम है, मतलब कोई कोई है कि खींचेगा तो जबरदस्ती लेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़ा बहुत बता के लेगा कि हाँ आपके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। जैसे NO2 टाइप का है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, या स्ट्रॉन्ग माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट दिखाता, मतलब जबरदस्ती ही खींच लेता, कहीं दिख जाए बिना बताए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। मतलब उसकी पावर खींचने में भी अलग अलग पावर है, इनके निगेटिव होने में भी अलग अलग पावर है, कि कोई किसी से ले रहा है ठीक है, एटलीस्ट बता तो दे रहा है ठीक है, लेकिन NO2 जैसे ग्रुप हैं जो कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पूरा जबरदस्ती खींच लेते, बिना बताए ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में आएंगे, याद रहना चाहिए आपको। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, व्हेन प्रेजेंट एडजेसेंट टू ए डबल बॉन्ड विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड टुवर्ड्स देमसेल्फ। वही बता रहा हूं कि उनको बिना बताए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। इंडक्टिव और इसमें डिफरेंस क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते थे, ये पाई की खींचेंगे, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वहां पे थोड़ा शिफ्टिंग होती थी, बॉन्ड नहीं टूटता था, यहां ये इतना खींचेंगे कि बॉन्ड ही टूट जाएगा, पूरे के पूरे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींच के बैठ जाएंगे और माइनस आई मतलब माइनस में हो जाएंगे खुद, क्योंकि आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस में, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस में, तो आप अपने आप से पूरी ताकत लगा के खींच लेंगे और खुद माइनस हो जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कंप्लीट पॉजिटिव होगा। बट इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बनता था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता था, जबरदस्ती नहीं खींच लेते थे कि पूरा कहानी ही खत्म कर दें। ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, वो हमने देख लिए हैं। यहां पे अब आप देखिए कैसे पता चलेगा, देखिए ये एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन की यहां पे पाई बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं आपको पता है, ये इसमें पाई बॉन्ड बना है और ये इसमें बना है, ये वाला यहां पे पाई बॉन्ड, ये वाला यहां पे पाई बॉन्ड। अब ऑक्सीजन ने ये इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, एक इसके ऊपर है, एक इस पे है, एक इस पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने अपने ऊपर पूरा खींच लिया, ये वाला तो यहीं रहा, मान लो ये वाला आगे चला गया और ये वाला यहां, तो ओवरऑल इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास ये वाला एक आ गया और इसके पास इसका आ गया, मतलब ओवरऑल नुकसान किसको हुआ, सिर्फ एक आदमी को, इसको हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, वो इसको हुआ, क्योंकि बीच वाले कार्बन के पास पहले भी एक था, अभी भी एक है, इसके पास पहले भी एक था, अभी भी एक है, भले ही बगल वाले का ले लिया, लेकिन है वही, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। लेकिन नुकसान किसको हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, गायब हो गया, और गायब होता है किसी से, मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास जाता है, जो कोई ले लेता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की फॉर्म बना दी। और यहां एक एक इलेक्ट्रॉन था तो ये पाई बॉन्ड बना दिया, ये देखिए, ये शायद आपको समझ में आया होगा। तो यहां से इसने
ने क्या किया है, किस टाइप का अभी इफेक्ट दिखाया, मैंने बताया था ना कि जो लोग इलेक्ट्रॉन किसी से सिर्फ लेना जानते हैं वो किस टाइप के ग्रुप होंगे, वो माइनस टाइप के ग्रुप दिखाएंगे। इफेक्ट कौन सा है, कौन से बॉन्ड ले रहा है, पाई बॉन्ड ले रहा है तो माइनस आर या माइनस एम बोल दोगे, अगर सिग्मा से ले रहा होता तो माइनस आई बोल देते, बस बात खत्म हो गई यहां पे। सिमिलरली ये सीएन वाला है, ये वाला भी इसके पास इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो सीएन के ऊपर निगेटिव, इसका पाई इलेक्ट्रॉन इससे छूट जाएगा तो ये पॉजिटिव, मतलब जस्ट ऊपर वाला केस है। सिमिलरली अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था NO2 जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जबरदस्ती खींच लेता है, ये डेटिव बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रखा है, ये डेटिव बॉन्ड है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींचेगी इधर से, अब यहां खींचा है तो ये कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, इसके पास से चला गया है तो पॉजिटिव, उसके बाद ये वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर मूव करी तो यहां निगेटिव हो गया। अगर रुकिए इस जगह मैं एक समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा बेटर, ठीक है। ये लीजिए यहां पे ये NO2 ग्रुप है, ये N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चली तो यहां पे निगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये वाला पाई बॉन्ड जब आगे मूव करेगा तो इससे दूर जा रहा है तो यहां पे पॉजिटिव, इसके पास आ रहा है तो यहां पे निगेटिव। तो रियलिटी में क्या देखने को मिला गया एक्चुअल में कि ये पॉजिटिव और निगेटिव पास पास में आ गए, यहां डबल बॉन्ड हो गया। सिंगल तो पहले ही था, पॉजिटिव निगेटिव के आने की वजह से डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पे तो ये निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और ये पॉजिटिव। क्या मैंने अगली स्ट्रक्चर यही बनाई? मैं कहूंगा बिल्कुल। पाई बॉन्ड कहां गया, वो टूट गया सर। यहां पे डबल बॉन्ड कैसे आ गया, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बना दिया। निगेटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे बढ़ाते जाओगे और ऐसे ही आगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज है यहां पे क्रिएट किए तो यहां गया निगेटिव चार्ज आ गया इस जगह पे, और यहां पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव फिर से बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली अगर आप आगे मूव करोगे ऐसे ही जाके पूरी ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे, और फाइनली फिर से स्ट्रक्चर फर्स्ट ये वाले में और ये वाले में क्या चेंज है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के डबल बॉन्ड की पोजीशन का चेंजेस है, और कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और ये हुआ किसकी वजह से है, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, ये हमने देख लिया है। प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट क्या होता है मैंने पहले ही बताया है, जब पाई बॉन्ड को कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे वो प्लस एम, कोई पाई इलेक्ट्रॉन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन खींच ले वो माइनस एम, जो सिग्मा बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे वो प्लस आई, और जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले माइनस आई। सिंपल फंडा है यार, जब सिग्मा बॉन्ड को डील करोगे तो इंडक्टिव बोल दो, पाई बॉन्ड से डील करो तो उसको आप रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म बोल दो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने वाला जिंदगी में कोई भी मिले, पूरी दुनिया में कोई मिले, सिर्फ जो लेना जानता हो निगेटिव आदमी होगा, तो वहां पे चाहे इंडक्टिव हो चाहे रेजोनेंस हो आगे माइनस लगा दो। और उसके बाद जो बहुत बड़े दिल का आदमी है, पॉजिटिव अप्रोच रखता है, जो देने में ज्यादा बिलीफ रखता है, तो उसके लिए पॉजिटिव अप्रोच ही होगी, वो हमेशा देने की सोचता है कि आप भी कुछ ले लो, तो वो क्या है पॉजिटिव अप्रोच है, उसको पॉजिटिव दे दो, चाहे वो इंडक्टिव में हो चाहे रेजोनेंस में हो, प्लस एम या प्लस आर बोल लो या प्लस आई इफेक्ट बोल लो, सिंपल सा फंडा है। यहां पे आप प्लस एफ, इसमें देखिए ये आपको यहां पे देखने को लगेगा एक टाइम के लिए कि क्लोरीन जो है क्या है, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव किया, ये इधर आ गया, तो देखिए इसने दे दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। सिमिलरली ये ऑक्सीजन जो है ईथर है, ईथर का जो ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आगे मूव की, और ये यहां पे स्पीशीज फॉर्मेशन हो रही है, ये शायद आपको पता चल गया होगा, ठीक है। यहां पे हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड के, जब किसी को, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो प्लस आर इफेक्ट होगा, कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींच ले माइनस आई हो, माइनस आर होगा, और कभी कोई सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा हो माइनस आई होगा, कोई सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धक्का दे रहा है तो वो प्लस आई होगा, सिंपल सा फंडा है। चलिए बात करते हैं हम लोग, सर्टेन मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हम बात करते हैं विनाइल ईथर का। विनाइल ईथर कौन सा है, जो पीछे एग्जांपल लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा हमारा, ये वाला एग्जांपल है CHCl है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पे आप सोचोगे क्या होगा, ये लगेगा कि आप ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको भी पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है, और किसी के पास जाती है तो डेल्टा निगेटिव। डेल्टा क्यों, क्योंकि कंप्लीट नहीं जाती है, तो इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन तो ये हो गई जिसकी वजह से यहां निगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पे CH2 निगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl और पॉजिटिव, ये किससे हैं, दो केसेस बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl,
तो एक ये बना है, एक ये बना है। अब बताइए ये किसकी वजह से बना है? ये माइनस आई की वजह से बना है। ये किसकी वजह से बना है? प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट की वजह से। अब कहेंगे सर इसकी वजह से क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से डेल्टा निगेटिव चार्ज, ये तो जस्ट रिवर्स कंडीशन हो गई। याद करिए जब मैं पढ़ा रहा था इंडक्टिव, मैंने बताया था वेरी वेरी वीक इफेक्ट है, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है, बहुत इंपैक्टफुल नहीं होती। लेकिन ये वाली जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है हाईली डोमिनेटिंग होता है, हाईली डोमिनेटिंग होता है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव। जब भी आप स्टेबिलिटी चेक करने जाते हो तो एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा, फिर रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म आता है, फिर उसके बाद हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, उसके बाद हमारा इंडक्टिव आता है। सबसे लास्ट में लाते हैं इंडक्टिव का। इंडक्टिव जब हर जगह फेल हो जाते हैं तब इंडक्टिव लाते हैं, उससे पहले रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी या हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी को बताते हैं या डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर सारे फैक्टर सेम ही हो जाएं तब हम इंडक्टिव वाला लास्ट में रोल लाते हैं, उससे स्टेबिलिटी बताते हैं। तो एक्चुअल में बताइए कि ये इससे रिएक्शन की हम प्रोसीड कराएंगे कि इससे? मैं कहूंगा इससे नहीं कराएंगे, क्योंकि ये होगा तो, लेकिन उसका हेड ये है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, इस फैक्टर को खत्म ही कर देगा। कहेगा आप बैठो चुपचाप, मैं क्लोरीन को पॉजिटिव बनाऊंगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूंगा। इसीलिए आपको जैसे ही हम अभी आगे एक रिएक्शन दिखाएंगे वहां पे आपको पता चलेगा कि इसका रीजन क्या है। यहां पे इन विनाइल ड्यू टू ए माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन एटम शुड एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज, बट बिकॉज ऑफ ए रेजोनेंस इफेक्ट इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या? यहां पे देखिए रिएक्शन कराया है, जब हम H+ की रिएक्शन कराएंगे तो अगर आप इसको किसके माध्यम से ले जाएंगे? किसके? अगर माइनस आई के थ्रू ले गए होते तो माइनस आई के थ्रू हमें पता है यहां पे है डेल निगेटिव और CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहां पे किसके थ्रू जाएंगे? अगर रेजोनेंस के थ्रू जाएंगे तो यहां पे कुछ आपको ये देखने को मिलेगा, CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH2 निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। ये किसके थ्रू गया है? यहां पे प्लस आर या प्लस एम के थ्रू, और ये माइनस आई। अब बताइए H+ से ये जो स्पीसीज बनी है कैसे गई है? कि ये H+ कहां गया है? इस पे जाके जुड़ा है। H+ कहां जाएगा? H+ खुद ही गरीब है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो गया, प्रोटॉन बन गया। ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो निगेटिव पे जाएगा। इस वाले में कहां जाना चाहिए था? जाना चाहिए था तो इस पे जाना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं गया। आपने जब रिएक्शन करके देखी तो ये वाला प्रोडक्ट मिला, और ये प्रोडक्ट कब मिल सकता है? जब हमारी रिएक्शन कैसे गई हो? इस फैक्टर से गई हो, इस फैक्टर से ना गई हो। दैट मींस माइनस आई इफेक्ट जो है नेग्लेक्ट करेंगे, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, उसकी वजह से ये, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास जाके ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, यहां से आप समझ लीजिए। अब डिस्टिंक्शन हमारा दोनों के बीच में है, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में डिफरेंस मैं बार बार बताते आया हूं, वही चीजें यहां पे लिख दिया है। रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का बीच का डिफरेंस कि ये आकर करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में या पाई बॉन्ड जहां होता है उसमें। ये कहां करेगा? जहां ये अनसैचुरेटेड में और ये सैचुरेटेड में, ये सिग्मा बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड में। दूसरा क्या है? इट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ NB, यहां पे N या NB लिख लीजिए, NB मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इट डज नॉट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं करेगा? याद करिए, मैंने बताया था जो सिग्मा से होता है थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है, थोड़ा सा होता है, लेकिन यहां तो पूरा खींच के एक ही तरफ रख देगा, एक तरफ पूरा कंप्लीट निगेटिव, दूसरी तरफ कंप्लीट पॉजिटिव बना देता है। इन केस ऑफ रेजोनेंस, इंडक्टिव में थोड़ा सा खींचता है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बनता है। इट इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें डिलोकलाइजेशन हम देखते हैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे ऐसे करके 6 के 6 बेंजीन पे जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लाइटली एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे चेन में जाता हुआ दिखे, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है? ड्यूरिंग रेजोनेंस इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंप्लीटली ट्रांसफर। ये मैं बात कर चुका हूं, जिसकी वजह से कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव बनता है। इसकी वजह से सिर्फ थोड़ा शिफ्टिंग होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये क्या है? जितना भी रेजोनेंस में क्या है, बेंजीन में भी देखा है, आज के ही लेक्चर में देखा है। देखिए 6 कार्बन थे, 6 के 6 में ये बराबर गया है। ऐसा नहीं कि पहले के बाद दूसरे में कम, दूसरे के बाद तीसरे में ज्यादा। लेकिन याद कर लीजिए, इंडक्टिव में मैंने बताया था चाहे प्लस एम इफेक्ट हो, सॉरी प्लस आई इफेक्ट हो, चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद लगना बंद हो जाता है, स्पेशली सेकंड कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है
इफेक्ट, चाहे प्लस आई का हो चाहे माइनस आई का हो, वो मैंने लिख दिया है। शायद आपको रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस इफेक्ट कैसे डिफरेंशिएट करता है इंडक्टिव इफेक्ट से, वो भी मैंने यहां पे आपको लिख के दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।